This is our next lecture of the series, merge sort. So we are discussing about merge sort in our last lecture. We discussed some concepts, how recursion goes. तो last lecture में जो एक main बात थी, जो most of the students के doubt है कि C1 के बाद C2 कॉल हुआ, C11 ये वाला पार्ट कहीं अभी पिक्चर में भी नहीं है, C2 के बाद C3 कॉल हुआ, then C4 then C5. ये सब तुम ये समझो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेमोरी है. C1 का बना, C1 चल रहा है, फिर C2 बना, C1 का कोड चल रहा है, C2 कॉल हो गया. अब ये नीचे वाला कोड तो फंक्शन में नहीं आया, मतलब C11 का कोई मतलब नहीं है एग्जीक्यूट होने का. फिर C2 का कोड चला, C3 कॉल हो गया. ये सब अलग अलग मेमोरी में फंक्शन स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं. फिर ये नीचे अभी इसका पढ़ाई है. तो मेन बात समझाने की थी कि फंक्शन कैसे कॉल हो रहे हैं और फंक्शन कैसे इवैल्यूएट हो रहे हैं. सो मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में मैंने ढंग से काफी बताया, तो प्लीज लिसन. इसमें लेक्चर में हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे. तो दोस्त गाइज हु आर लुकिंग एट दिस वीडियो, प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियो. तो इस वीडियो में खाली हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे कि ये फंक्शन C1 C2 ये मेमोरी में कितना स्पेस और कौन सी मेमोरी में स्पेस ले रहे हैं, राइट. ये एक रिकर्सिव प्रोग्राम था. हमने काफी बार पढ़ा कि रिकर्सिव प्रोग्राम स्टैक यूज करते हैं, पर हमने हमारे एल्गोरिथम में जो पिछली वीडियो में देखा कहीं स्टैक नहीं थी. तो ये कौन सी स्टैक की बात हो रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनल स्टैक. ये लाइन मैंने काफी बार रिपीट की है, राइट. तो देखते हैं. सबसे पहले ये स्टैक है, लेट्स से, राइट. दिस इज माई स्टैक. C1 कॉल हुआ, ठीक है. C1 कॉल हुआ, उसके बाद C1 बोला कि यार मुझे तो C2 चाहिए कैलकुलेट होने के लिए. तो स्टैक C1 स्टैक में वेट कर रहे हैं, C2 आ गया. C2 बोला मुझे कैलकुलेट होने के लिए C3 चाहिए, C3 आ गया. C3 बोला C4 चाहिए, C4 आ गया. C4 बोला C5 चाहिए, राइट. तो सबसे पहले ये सब स्टैक के अंदर वेट कर रहे हैं. इनका एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक के अंदर क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है. सो ये स्टैक के अंदर सब वेट कर रहे हैं, राइट. तो C5 इवैल्यूएट हो गया, ठीक है. C5 को क्योंकि किसी की जरूरत नहीं है, C5 खुद से इवैल्यूएट हो गया, ठीक है. C5 का काम पूरा हो गया. अब स्टैक के अंदर C1 C2 ये सब तो पड़े ही है. तो C4 ने C6 को कॉल कर दिया, राइट. C6 को कॉल कर दिया. C6 को भी किसी की जरूरत नहीं है, C6 भी इवैल्यूएट हो गया, ठीक है. अब फिर देखते हैं स्टैक में C1 C2 पड़ा, C3 पड़ा. C4 को इवैल्यूएट होने के लिए C5 और C6 की जरूरत है. जब ये दोनों इवैल्यूएट हो गए मतलब C4 भी हो गया, राइट. इस स्टैक की हम कंडीशन बात कर रहे हैं. इसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल होगा? C7, क्योंकि C3 C7 को कॉल करेगा. C3 को इन दोनों की जरूरत थी, C4 खत्म हो गया, अब C7 कॉल हुआ. C7 भी अपने आप इंडिपेंडेंट है, तो C7 भी इवैल्यूएट हो गया, राइट. फिर C1 C2 C3, राइट. अब C3 को C4 और C7 की जरूरत थी, C4 ये रहा, C7 ये रहा, तो C3 भी मेरा इवैल्यूएट हो गया, राइट. अब C8 पे गया कर्सर, C8 कॉल हुआ. C2 ने C8 को कॉल हुआ, C8 ने C9 को कॉल किया, ठीक है. अब C9 भी मेरा इवैल्यूएट हो गया, राइट. C1 C2 C8 C9. C9 कौन सा ये? अब C9 इवैल्यूएट होगा तो C10 होगा कॉल, C10 कॉल हो गया. C10 भी इंडिपेंडेंट है, ये भी कॉल हो गया. C10 C9 खत्म, C8 खत्म, C8 खत्म, C3 खत्म, तो मतलब C2 भी खत्म, ठीक है. अब हम खाली राइट ट्री पे, ठीक है. अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने स्टैक थोड़ा इधर मूव कर दिया, ठीक है. तो C10 तक मेरा इवैल्यूएट हो गया था. C10 हुआ, C10 ये था,
फिर C8 हुआ, फिर C2 हुआ, ठीक है। तो मैंने स्टैक को थोड़ा इधर मूव कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले C1 था, C11 को लिया। C11 कौन सा? ये वाला। इसने C12 कॉल किया, C13 कॉल किया, राइट। C13 इवेल्युएट हो जाएगा क्योंकि C13 को किसी की जरूरत नहीं है। C1, C11, C12, C14, C12 में C14 को भी किसी की जरूरत नहीं है, इवेल्युएट हो गया। C14 हो गया, C13 हो गया, तो C12 भी हो गया, राइट। अब C1, C11 कौन सा है? C12 हो गया, इसने C15, C16 को कॉल किया, C15, C16, राइट। C16 इवेल्युएट हो जाएगा, इसे किसी की जरूरत नहीं है। C1, तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है कि स्टैक में कैसे फंक्शन वेट कर रहा है? C15 C16 के लिए वेट कर रहा है। C16 जब खत्म हो गया तो C17 आया स्टैक के अंदर, ठीक है। दिस इज C15, 15, 17 का जब काम पूरा होगा तो ये भी चला गया, ये दोनों खत्म हो गए, ये वाला और ये वाला, तो C15 भी खत्म हो गया, C15 भी खत्म हो गया। C12 और C15 खत्म हो गया तो C11 भी खत्म हो गया। C11 और C2 खत्म हो गए। C2 तो बहुत पहले खत्म हो गया था। C2 कहाँ खत्म हुआ था? यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। C11 ये खत्म हुआ तो C1 भी खत्म होगा। सो दिस इज स्टैक स्टोरी। तो सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि मेरे टोटल 17 फंक्शन कॉल है, ठीक है, पर स्टैक में मैक्सिमम स्पेस कितना गया? 5। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? इसका रीजन ये है कि जो बच्चे सेम लेवल पे, ये और ये, जैसे कि ये सारे एक ही लेवल पे, ये सारे C3, C8, C12, C15, C3, C8, C12, C15, मतलब the guys which are on the same level occupies same stack space। मतलब बच्चे जो सेम लेवल पे ट्री की, वो स्टैक में सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो मतलब स्टैक का कितना स्पेस पड़ेगा? हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री। हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री यू नो, डिवाइड बाय 2 हो रहा है, दिस इज log n। हाइट ऑफ बाइनरी ट्री इज log n। ये अगर किसी को समझ नहीं है तो पहली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि log n कैसे आया। ये ट्री डिवाइड होता जा रहा है, ये नोड 2 कंबाइन हो रही है, तो दिस इज log n। मतलब टोटल स्टैक स्पेस कितना आया? log n, राइट। ओके, तो इस प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? 2n एरे का साइज प्लस log n। दिस इज स्टैक स्पेस एंड दिस इज एरे का साइज प्लस जो मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल अगर मैंने कुछ मेरे एरे में लिए। सो दिस इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर प्रोग्राम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? Tn इक्वल्स टू 2Tn/2 प्लस डिवीजन पार्ट कांस्टेंट टाइम प्लस कंबाइंड पार्ट n टाइम। इसको सोल्व करने से आया था हमारा n log n, ठीक है। हमने क्या एल्गो यूज किया था? आउटप्लेस मर्जर एल्गो। आउटप्लेस मर्जर मतलब हमने एक एक्स्ट्रा एरे लिया था। तो दीज आर द बेसिक गेट क्वेश्चंस। तुम्हें ये इसमें याद रखना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हैं, नंबर ऑफ मूव्स कितने हैं। कंपैरिजन बेस्ट केस में n/2 हो जा रहे थे, ये लास्ट वीडियो में बात हुई थी, और मूव्स हमेशा n हो गए क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा एरे यूज लिया था। अब सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि हमारे पास 2 सॉर्टेड एरे थे, मतलब एक एरे था बहुत बड़ा, ये हाफ भी सॉर्टेड था, ये हाफ भी सॉर्टेड था, मैंने एक बड़ा एरे ले लिया और सब कुछ इसके अंदर डाल दिया। तो सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि ये एरे सॉर्टेड है, इसी एरे के अंदर आपने मर्ज सॉर्ट क्यों नहीं लगाया? तो उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। बेसिकली ये मेरा सॉर्टेड है, लेट से 5, 25, 42, वेट अ मिनट, लेट से 5, 25, 42, 54, 77 ये सॉर्टेड है, 7, 10, 26, 77 ये सॉर्टेड है। तो मतलब ये एक एरे के 2 पार्ट है, दोनों सॉर्टेड है। तो मैंने क्या बोला, एक तीसरा एरे लो इसको सॉर्ट करने के लिए। तो
इसी एरे के अंदर भी हम सॉर्ट कर सकते हैं, तो क्या दिक्कत थी? बेसिकली सॉर्ट मतलब कंबाइन वाला स्टेप है ये, क्योंकि मर्जर ने कंबाइन किया था। तो इसी एरे के अंदर आपने क्यों नहीं कंबाइन किया? तो इस एरे में ट्राई कर लेते हैं कंबाइन करने की। कैसे करेंगे कि एक पॉइंटर इधर लिया, एक पॉइंटर इधर लिया, ठीक है, 5 और 7, 5 7 से छोटा, तो 5 को इधर ही रहने दो, इसको आगे मूव कर दो कर्सर को, राइट? ये किया था हमने, एक पॉइंटर इधर लो, एक पॉइंटर इधर लो, ये छोटा तो 5 को आगे मूव कर दो। फिर 7 और 25, 7 छोटा तो 7 को रिप्लेस कर दो, मतलब 5 25 से 42 54 77 25 10 26 77। अब मेरे पास ये दो एरे आ गए, पर ये एरे तो सॉर्टेड नहीं है। अब मेरा एक पॉइंटर तो होगा 42 पे, क्योंकि 7 को मैंने रिप्लेस किया, तो ये पॉइंटर मुझे आगे बढ़ाना 42, एक पॉइंटर होगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने अब लेट से मैं इन दोनों को 42 और 25 को कंपैरिजन करता हूँ, राइट? तो मुझे मतलब मर्ज सॉर्ट का क्या होता है, इनपुट हमेशा दो सॉर्टेड एरे होते हैं। मतलब मेरे पास ये तो सॉर्टेड बचा नहीं, तो मुझे इसकी भी एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी पड़ेगी, तभी तो इस पे इतने पार्ट और इतने पार्ट पे मर्ज सॉर्ट चलेगा, राइट? क्योंकि मर्ज सॉर्ट में एक कंडीशन होती है। हाँ, तो ये एरे मेरा सॉर्टेड नहीं बचा, क्योंकि मर्ज सॉर्ट का इनपुट हमेशा सॉर्टेड एरे होना चाहिए। लेट से अगर आप बोलोगे मैं इसे सॉर्ट नहीं करता, लेट से ये वाला पॉइंटर यहाँ तक मूव करेगा, तो हमारे कोड में कंडीशन लगी है कि जैसी नल आ जाए ये सारा का सारा उसके बाद अपेंड कर दो, क्योंकि हम ये सारा तो सॉर्टेड ही मानते हैं। तो पर ये सॉर्टेड है नहीं, तो हमारा फेल हो जाएगा केस। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये एरे भी सॉर्टेड है, ये एरे सॉर्टेड है नहीं, तो इतना समझो कि इस एरे को भी हमें सॉर्टेड बनाना पड़ेगा। इसको सॉर्टेड बनाना पड़ेगा मतलब 25 की एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी पड़ेगी। 25 की एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए 25 को मैं इससे कंपेयर करूंगा, और ये इससे छोटा तो मैंने 10 को इधर डाल दिया, 25 को इधर डाल दिया, 25 को फिर 26 से कंपेयर किया, तो पर ये छोटा तो मुझे 25 की कंडीशन मिल गई। अब कुछ लोग कह रहे थे कि मैं इस पर बाइनरी सर्च लगा लूं, log n में हो जाता, पर बाइनरी सर्च लगाओगे, मान लो तुम्हें ये पता पड़ गई ये एग्जैक्ट पोजीशन है, तो तुम्हें सारे एलिमेंट इधर मूव भी करने पड़ेंगे, तो हमें इसके अंदर लीनियर सर्च ही लगानी पड़ेगी। और एट एनी विच वेज 25 की एग्जैक्ट पोजीशन ये आएगी, तो हमें 25 को n/2 एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा वर्स्ट केस में, राइट? तो अब ये दो एलिमेंट है, फिर हमने इस 42 और 10 को कंपेयर किया, तो 5 7 10 54 77 42 25 26 77। फिर इस 42 को मुझे एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी पड़ेगी, और ये पॉइंटर अब इधर आ गया, ठीक है। फिर n/2 टाइम लगेगा, क्योंकि हाफ एरे तो पूरा सॉर्टेड है, इसी हाफ में मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। तो मतलब कंपैरिजन के अलावा, कंपैरिजन तो वही है जितने लग रहे थे, इन दोनों को कंपेयर करने के अलावा इसमें सॉर्टिंग में भी एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। एक्स्ट्रा टाइम कितना है? n/2 एलिमेंट को, वर्स्ट केस ले बता रहा हूं मैं, n/2 एलिमेंट को n/2 टाइम्स लग रहा है, राइट? मान लो लेट से एक एलिमेंट को n/2 टाइम लग रहा है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता करने में, तो n/2 एलिमेंट्स को n/2 टाइम लग रहा है, मतलब ऑर्डर n² टाइम लग रहा है, प्लस जो कंपैरिजन में लग रहा था वो जो लग ही रहा है, मतलब n² + n, विच इज इक्वल्स टू बिग ऑफ n²। समझे कि इन n/2 एलिमेंट्स को बार बार सॉर्ट करना पड़ेगा, और एक को सॉर्ट करने में n/2 टाइम लगता है, n/2 एलिमेंट को n/2 टाइम लगता है, विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर n²। मतलब अगर हम इन प्लेस मर्जर डालेंगे, तो हमारा टाइम लग जाएगा ऑर्डर n², ठीक है। तो हमारा रिकरेंस रिलेशन क्या बनेगा? Tn इक्वल्स टू 2Tn/2 प्लस डिवाइड पार्ट कांस्टेंट टाइम प्लस n²। इसको सोल्व करोगे मास्टर स्टूडेंट से तो आएगा n² log n। पहले क्या आ रहा था? n log n, अब क्या आ रहा है? n² log n। इसलिए वी प्रेफर आउटप्लेस मर्जर इन अवर मर्ज सॉर्ट। उससे बस एक दिक्कत होती है, हमें एक एक्स्ट्रा एरे लेना पड़ता है जिसका साइज होता है 2m।
पर हमारे लिए टाइम मोर प्रीशियस है एज कंपैरिजन टू स्पेस, दैट इज व्हाई वी विल गो फॉर इन प्लेस। अब मर्ज सॉर्ट का बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस देखते हैं। कहने का मतलब ये हमारा आया था 2n = 2tn/2 + n। अब बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस कॉम्बिनेशन पार्ट पे डिपेंड करता है। कॉम्बिनेशन कंबाइन पार्ट का हमने मर्जर देखा, चाहे बेस्ट केस हो, चाहे वर्स्ट केस हो, चाहे एवरेज केस हो, नंबर ऑफ मूव्स तो n होते ही होते हैं, राइट। तो मतलब ये पार्ट कभी चेंज होगा नहीं, डिवीजन पार्ट कभी चेंज होगा नहीं, और एक कंकरेंट वाला पार्ट कभी चेंज होगा नहीं। मतलब मर्ज सॉर्ट का बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस n log n टाइम ले रहा है, right? So this is all about merge sort algo. So for more videos on sorting data structures, you can subscribe to our channel. एक नीचे रेड लिंक होगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हो, and you can email your query to this email ID world.algorithm@gmail.com. So in our next video we will discuss about quicksort and some various other sorting techniques like bubble sort, insertion sort. Till then, bye bye, Shappa Khair, Shubh Ratri.